दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र को लेकर जिस तरह के सर्वे आपने देखे हैं, जिस तरह से गोदी चैनलों के सर्वे आप देख रहे हैं, और उन सर्वे में ज्यादातर में यह दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन, जिसे महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं, वो सत्ता के करीब जा रहा है। और इस तरह के सर्वे को देखकर कई बार हंसी आती है। सर्वे करने वाले लोग टेलीविजन चैनलों पर भोकार पार कर रोते हुए आपको दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार वो भोकार पार कर रोते हुए जब उनके सर्वे फेल होते हैं तब वो आते हैं। साफगोई के साथ ये कहने की हिम्मत भी उनमें नहीं होती कि हाँ सर्वे है, गलती हो गई। कई बार ऐसा आकलन गलत हो जाता है, क्योंकि अगर ईमानदारी से आदमी सर्वे करे और उसमें गलती हो जाए तो स्वीकार कर लेता है कि गलती हो गई, इसमें कोई आकलन गलत भी होते हैं। लेकिन गोदी मीडिया वाले जिस ढंग से सर्वे करते हैं और जिस ढंग से गोदीगिरी को पराकाष्ठा पर ले जाने की कोशिश करते हैं, हकीकत महाराष्ट्र की उससे अलग होने जा रही है। महाराष्ट्र का चुनाव अलग दिशा में जा रहा है। और क्यों जा रहा है अलग दिशा में, वो पूरा डेटा मैं आपके सामने रखता हूं कि किस तरह से महाराष्ट्र में आपको गोदी मीडिया मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, और इस तरह के सर्वे को कूड़ेदान में डालने के सिवा कहीं दूसरी जगह उसका इस्तेमाल भी नहीं है। और अगर सर्वे का प्रिंट आउट कोई अगर आपको ला के दे तो उसे बेहतर है कि उस प्रिंट आउट की बत्ती बनाकर उसमें माचिस लगा दी जाए। लेकिन आज की तारीख में जो महाराष्ट्र की स्थिति है, इन तमाम गोदी चैनलों के सर्वे से एकदम अलग जा रही है। मैं सीटों की संख्या के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन महाराष्ट्र में हालात क्यों अलग है वो समझाने की कोशिश, वो बताने की कोशिश मैं आपको जरूर करूंगा। दरअसल महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी कभी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं थी। कभी भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड या कुछ हद तक उत्तर प्रदेश कहें, उस स्थिति में नहीं थी। और जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां का फ्लोटिंग वोटर्स भी है, किसान, नौजवान सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं, और जो टूटे हुए धड़े आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को उधार लेकर कहें तो टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, वो स्थिति है वहां पर कि टूटी हुई पार्टी कैसे बड़ी हो सकती है, ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये सर्वे के वोटर्स क्या आसमान से आते हैं, या जिनके बीच ये सैंपलिंग करते हैं, क्या वो सीधे सीधे एलियन हैं जो टपक जाते हैं और इन्हें ही बताते हैं कि क्या होने वाला है। महाराष्ट्र का जो नतीजा होगा वो तो 23 नवंबर को होगा, लेकिन महाराष्ट्र की जो परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों से संबंधित जो तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, अगर महाराष्ट्र का नतीजा उस फैक्ट से इधर आया, थोड़ा भी इतर हुआ, थोड़ा भी अलग नतीजा आपको दिखा और इन गोदी सर्वे के अकॉर्डिंग दिखा, तो लोगों को मशीनी व्यवस्था के ऊपर एक बार फिर संकट गहरा हो सकता है। तो चलते हैं महाराष्ट्र और देखते हैं कि हालात क्या है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में यह जानना जरूरी है कि कुल वहां 288 विधानसभा सीटें हैं, 288 सीट्स, और उसमें बहुमत का आंकड़ा उसका आधा यानी 144 प्लस 1, 145 सीट कम से कम वहां बहुमत के लिए चाहिए। अब 145 से ज्यादा सीटें दिखाई जा रही है महायुति को, लेकिन जमीनी हालात कुछ और हैं। मैंने फ्लोटिंग वोटर्स की बात की, उसको फिलहाल किनारे रख देते हैं और जमीनी हकीकत पर ही आते हैं कि सामुदायिक समीकरण महाराष्ट्र में कैसे जा रहे हैं और कैसे महाराष्ट्र दूसरे राज्यों से कुछ मामले में समान है तो कुछ मामले में अलग है। भारतीय जनता पार्टी की हालिया बड़ी चुनावी सफलताओं और असफलताओं को आप देखें और उन सब को उदाहरण के रूप में हम रखने की कोशिश करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 3-4 घंटे का हो जाएगा। लेकिन आपके सामने मैं भाजपा की जीत के 2 उदाहरण और भाजपा के हार के 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। महाराष्ट्र की बात जब हम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की बात करने के पहले सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यह बता दूं कि जब सीधी चुनावी लड़ाई होती है, स्ट्रेट फाइट होती है, तो स्ट्रेट फाइट में जिसके पास भी मिनिमम 42% वोट है, 42% वोट पाने वाला हारता नहीं है चुनाव। अक्सर वो 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाता है या उससे भी आगे निकल जाता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ 2022 में।
लेकिन जब वोट 42% से नीचे गिरते हैं तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बहुकोणीय मुकाबला है, मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, तो उसमें तो उत्तर प्रदेश में ही देखें तो 27-28% वोट लेकर सपा और बसपा बहुमत में आ गए थे। महाराष्ट्र में 2014 में 27-28% वोट लेकर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी, बहुमत के करीब पहुंच गई थी। तो उसकी बात छोड़ देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सीधा मुकाबला है, महाविकास आघाड़ी बनाम महायुति, शरद पवार उद्धव ठाकरे का गठबंधन बनाम देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का गठबंधन। वो गठबंधन कम लठबंधन ज्यादा है। तो महाराष्ट्र की परिस्थितियों में सबसे पहले मैं उन दो राज्यों को आपको बताने जा रहा हूं, खासकर बीजेपी को समझने के लिए, जहां बीजेपी जीती, और फिर उन दो राज्यों को भी बताऊंगा जहां बीजेपी हारी। सबसे पहले बात उन दो राज्यों की जहां बीजेपी जीती। 2022 का यूपी इलेक्शन देख लेते हैं। यूपी इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव का MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, और मायावती का जाटव वोट बैंक, ये कुल मिलाकर 38% होते हैं, 38%। लेकिन इसके अलावा जो 62% वोट उत्तर प्रदेश में है, उन 62% वोटों में अधिकतम हासिल करने की कोशिश में बीजेपी 42% के बेंचमार्क को, सीधे मुकाबले की स्थिति जो बनी सपा बनाम भाजपा गठबंधन, उसमें 42% के बेंचमार्क को पार कर गई, क्योंकि 62% जो बचे हुए वोट थे उनमें बीजेपी लगभग 2/3 वोट हासिल करने में कामयाब रही। यह कारण था बीजेपी की सफलता का। थोड़े बहुत वोट बेस वोट में से भी इधर के उधर और उधर के उधर होते हैं, कैंडिडेट या कुछ दूसरी वजहों से, लेकिन वो चीजें अंततः बैलेंस हो जाती है, क्योंकि वो दोनों तरफ से होता है। लिहाजा मोटा मोटी आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव और जाटव वोट बैंक को छोड़कर 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने बचे हुए 62% वोट में से अधिकतम लगभग 2/3 या उससे भी ऊपर हासिल किया और 42% के आंकड़े को पार कर 2/3 बहुमत से सरकार बनाई। अब चलते हैं 2024 हरियाणा। 2024 हरियाणा के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही थी। दरअसल जाट और मुसलमान के जो वोट हैं 32% वोट, उन 32% वोटों के अलावा जो बचे हुए 68% वोट हैं, उन 68% वोटों में मैक्सिमाइजेशन की कोशिश की, ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश की, और उसमें बीजेपी पहुंच गई 40% वोटों के आसपास। वहीं 32% के बेस वोट पर खड़ी कांग्रेस पार्टी, वो भी 8% अपना वोट बढ़ाकर 40% वोटों के आसपास पहुंच गई। और फिर चूंकि छोटी विधानसभा थी, 90 विधायक ही होते थे वहां पर, तो बराबर का मुकाबला, दशमलव में कुछ वोट प्रतिशत का अंतर था, लेकिन लगभग बराबरी के इस मुकाबले में अब सभी जानते हैं कि नजदीकी मुकाबले वाली सीटों पर कैसे नतीजे ले लिए जाते हैं। खैर, वो अलग बात है। तो हरियाणा का नतीजा आपने देखा कि सत्ता पक्ष के पक्ष में फिर से झुक गया। अब वो दो एग्जाम्पल और आपके सामने देता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, कैसे हारी, मैंने पहले ही आपको बताया कि 42% वोट सीधे मुकाबले की स्थिति में, स्ट्रेट फाइट की स्थिति में 42% वोट जिस दल या गठबंधन के साथ है उसे हराना लगभग नामुमकिन होता है, और वो 2/3 बहुमत तक भी जा सकता है। मैंने दो राज्यों की बात की, पहला उदाहरण बिहार का, और ये बिहार का उदाहरण जिसकी बात मैं कर रहा हूं ये 2015 का है। 2015 के बिहार चुनाव को देखें, जब लालू यादव नीतीश कुमार एक साथ थे, कांग्रेस भी साथ थी, उस वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार के पास जो मिनिमम, जो न्यूनतम पर आप आकलन करने की कोशिश करें तो क्या था, MY समीकरण, जिसके पास 35% वोट थे। 35% वोट था लालू यादव और नीतीश कुमार के पास, मिनिमम 35%। उसके ऊपर भी अति पिछड़ा महादलित जो नीतीश कुमार को मिलता है, या लौकुश समीकरण का दूसरा हिस्सा, वो वोट उन्हें था, लेकिन मिनिमम 35% से उन्होंने टेक ऑफ किया, उनकी चुनावी संभावनाओं ने उड़ान भरी, और वो 42% वोट लाकर बिहार में 3/4 बहुमत हासिल कर लिया। महागठबंधन, तब उस गठबंधन को कहा गया
243 में से 178 सीटें हासिल की, यानी लगभग 3/4 बहुमत। वहीं भारतीय जनता पार्टी 35% वोट लाकर भी बीजेपी का गठबंधन 1/4 के आंकड़े को भी नहीं छू पाया। अब दूसरा उदाहरण भी देते हैं। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव को देखिए। 30-32% बंगाल में माइनॉरिटी वोटर्स हैं, और उसके अलावा जो भद्रलोक जिसे कहते हैं, जो लेफ्ट लिबरल मिजाज का माना जाता है, उदार वामपंथी मिजाज का माना जाता है, और कलकत्ता और उसके आसपास के इलाकों में जो ममता बनर्जी की ताकत है, उस ताकत का सबसे बड़ा जो एलिमेंट है, जो पॉलिटिकल एलिमेंट है, जो राजनीतिक तत्व है, वो भद्रलोक और मुसलमानों का समीकरण होता है। बंगाल की आबादी में उनकी तादाद करीबन 49% है, 49%। और 49% का नतीजा आप देख ले, भारतीय जनता पार्टी 38% वोट लाकर केवल 1/4 यानी 77 सीटों पर पहुंची। वहीं 49% वोट के सहारे ममता बनर्जी ने 3/4 बहुमत हासिल किया। सोचिए, 38% वोट भाजपा ने हासिल किए, बावजूद उसे सत्ता नहीं मिली। और ये चारों उदाहरण, 2 भाजपा की जीत के यूपी और हरियाणा के, और 2 भाजपा की हार के, मैंने क्यों आपको दिए। अब महाराष्ट्र के कॉन्टेस्ट में, महाराष्ट्र के संदर्भ में इसका महत्व क्या है, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तब समझ में आ जाएगा कि यह गोदी मीडिया के सर्वे बकवास के सिवा और कुछ नहीं है। अब जरा महाराष्ट्र को ही देख लीजिए। महाराष्ट्र की सामाजिक परिस्थितियों को सबसे पहले समझना जरूरी हो जाता है। महाराष्ट्र में सबसे डोमिनेंट वोटर है मराठा। मराठा यानी उसमें अगर ओबीसी वर्ग, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी, और फिर जो जनरल मराठा है उनको जोड़ करके देखें तो ये 32% के आसपास का वोट होता है। 13% उसमें अल्पसंख्यक जोड़ ले तो ये 45% वोट होता है। तो मराठा वोटों को यदि आप देखने की कोशिश करें तो 2 चीजें और साफ होती है मराठों में। मराठा वोटर 2019 के लोकसभा चुनाव तक यदि देखने की कोशिश करें, या 2019 के विधानसभा चुनाव तक भी देखने की कोशिश करें, तो मराठा वोटर 3 जगह मोटे तौर पर विभाजित होता था। मिजाज उसका भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाला है, मिजाज उसका संघ की विचारधारा के विरोध वाला है, लेकिन तब भी वो 3 पायदान पर खड़ा था। विदर्भ के इलाके के मराठा आमतौर पर कांग्रेस के समर्थक हैं। ठीक इसी तरह मुंबई और बड़े शहरों के मराठा वोटर मोटे तौर पर बाल ठाकरे के परिवार और उनकी विरासत को वोट देते रहे। और जो बाकी इलाकों के ग्रामीण मराठा हैं, कोऑपरेटिव की राजनीति के सहारे जुड़े हुए मराठा, जिनकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कोऑपरेटिव से आता है, उन मराठों के बीच में शरद पवार सबसे बड़े और स्वीकार्य नेता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल लीडर। तो ये 3 जगह मराठा वोट जाते थे। आज की हकीकत क्या है? आज महाराष्ट्र की हकीकत यह है कि आज के महाराष्ट्र में शरद पवार, ठाकरे परिवार की विरासत यानी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, और कांग्रेस पार्टी, तीनों एक साथ गठबंधन में है। और तीनों के एक साथ गठबंधन में होने का सीधा मतलब है कि मराठा वोटों में कोई डिवीजन नहीं होना। थोड़े बहुत कैंडिडेट के नाम पर व्यक्तिगत रूप से किसी को वोट चले जाए दूसरे गठबंधन को, बात अलग है, वो तो उधर के वोट भी इधर आ जाएंगे कुछ सीटों पर, लेकिन मोटे तौर पर मराठा वोटों में कहीं से कोई डेंट पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। अल्पसंख्यक वोटर, खासकर मुसलमान वोटर जो तकरीबन 13% हैं, ये दोनों को मिलाकर देखें, मराठा प्लस अल्पसंख्यक मुसलमान वोटर, ये 45% का आंकड़ा पूरा करते हैं। और जब हरियाणा में जाट मुस्लिम समीकरण पर टिकी हुई कांग्रेस पार्टी अपने वोटों को हार के बावजूद 40% लेकर जा सकती है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव MY के 27-28% वोटों को 37% तक लेकर जा सकते हैं 2022 में, तो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय अल्पसंख्यक वोटों के साथ जब 45% यानी विनिंग कॉम्बिनेशन की स्थिति में खुद ही खड़ा है, इसके बावजूद भी माली समाज में क्या उसे वोट नहीं मिलेगा? क्या उसे धनगढ़ में वोट नहीं मिलेगा? क्या उसे छोटी छोटी संख्या वाली ओबीसी बिरादरी में वोट नहीं मिलेगा? क्या उसे दलितों के बीच जो एक कृत्रिम विभाजन की स्थिति दिख रही है, बुद्धिस्ट वर्सेस बहुसंख्यक समाज के दलित और दूसरी तरफ महार वर्सेस नॉन महार दलित, क्या उसमें एक हिस्सा इंडिया गठबंधन को यानी महाविकास आघाड़ी को नहीं मिलेगा?
और क्या आदिवासी वोटों की एक बड़ी जमात उनके साथ नहीं आएगी? स्वाभाविक है कि 45% का वोट जब एक जगह इकट्ठा दिख रहे हैं, 2-3% का उसमें डेंट भी मान ले, तब भी वो 10% एक्स्ट्रा वोट जोड़ने की स्थिति में है। 50% के नीचे महाविकास आघाड़ी का आंकड़ा शायद ही रुके, और जिसके पास 50% वोट है उसे 2/3 या 3/4 बहुमत तक पहुंचने की पूरी संभावना बनती है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति या इस देश में कहीं की राजनीति, तमाम फ्लोटिंग वोटर्स, जनता के मुद्दे, ये सारी चीजें क्या होती है, जैसे दाल में छौंक लगाते हैं, तड़का लगाते हैं, उसी तरह से ये सारी चीजें होती हैं। फ्लोटिंग वोटर्स, असल बेस वोट का काम उनके सामाजिक समीकरण करते हैं, और सामाजिक समीकरण के वोटों के मामले में जब वहीं से 42% का बेंचमार्क को पार करते हुए दिखाई दे रही है महाविकास आघाड़ी, फिर ये कहां से, पता नहीं कौन सा सर्वे लेकर के आते हैं, क्या सूंघ कर आते हैं गोदी मीडिया वाले, कहां से लाते हैं इस तरह के आंकड़े जिनमें उनको 46-47% वोट मिलते दिखा दिए जाते हैं कि सीधे सीधे महायुति को मिल रहे हैं। महायुति के साथ पहले कोई मुझे यह बताए कि महायुति को देने वाला जो मतदाता है वो कौन सा वोटर है, और उन सभी वोटरों की कुल तादाद कितनी है। ये अपने आप में इतना बड़ा सवाल है कि इन गोदी मीडिया के सर्वे को देखने के बाद हंसी और मनोरंजन, उससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है कि कोई टेलीविजन पर कोई जो हंसी मजाक वाले कार्यक्रम आते हैं वो देख रहा है आदमी, कोई कॉमेडी शो देख रहा हो। लिहाजा गोदी मीडिया के सर्वे पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की तारीख में महाराष्ट्र में जिसका बेस वोट ही 45% से 45% से टेक ऑफ कर रहा हो, उसके बारे में कोई यह भविष्यवाणी करे कि वो सत्ता में बहुमत के आंकड़े से 20 सीट 25 सीट पीछे छूट सकता है, तो इस तरह की लोगों की बुद्धि की बलिहारी है। उसमें मेरे जैसे लोग अपना दिमाग खपा के कुछ नहीं कर सकते। महाराष्ट्र का चुनाव आज की तारीख में शीशे की तरह साफ दिख रहा है। 20 तारीख तक परिस्थितियां और साफ हो जाएंगी जब वोटिंग होगी, और 23 तारीख को हमारे आपके सबके सामने आ जाएगा। लेकिन परिस्थितियां महायुति के विपरीत दिशा में फिलहाल है, ये मानने में मुझे तो व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई आशंका नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।